हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BIMT यूट्यूब चैनल। आज हम अपना नेक्स्ट एक्ट करेंगे जो है हमारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ये हमारे बीबीए फाइनल ईयर में भी है जो हमारा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल लॉ, और MBA सेकेंड ईयर में भी जो हमारा है सब्जेक्ट एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर लॉ। दोनों में ही हमारा एक्ट आ रहा है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का, इसलिए लेक्चर दोनों क्लासेस के लिए सेम ही है। तो इसमें आज हम करेंगे अपना इस एक्ट के बारे में भी हमारा इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं, किस किस जगह पे एप्लीकेबल है और इस एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैसे इसमें क्लेम मिलता है इंश्योरेंस एक्ट के अंदर। तो मींस हम आज अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल है इंट्रोडक्शन। क्या है इसकी? द ESI scheme is an integrated measure of social insurance which came to the life through the Employees State Insurance Act 1948। ये हमारी एक ऐसी स्कीम है जो हमारे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंदर ये आई है ये स्कीम, और इट इज डिजाइन टू कंप्लीट द टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज एज डिफाइंड इन ESI एक्ट 1948 एंड अगेंस्ट द हैजर्ड्स ऑफ सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट और डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी एंड टू प्रोवाइड फुल मेडिकल केयर टू इंश्योर्ड पर्सन। मींस इसमें हमारा क्या है कि जो भी हमारे इंश्योर्ड पर्सन है उन्हें मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, और मैटरनिटी के अंदर या कोई भी रिस्क है जिसके अंदर डेथ हो जाती है या डिसेबलमेंट हो जाती है, उन सब में कैसे हम उन्हें रिस्क कवर कैसे होगा, ये सारा हम इस एक्ट के अंदर पढ़ेंगे। द बिल वाज originally known as Workmen's State Insurance Bill 1946. It came into effect from April 1948। इसके बाद ये इफेक्ट में आया है, लेकिन पहले इसका नेम था वर्कमैन स्टेट इंश्योरेंस बिल। इसमें मिशन क्या है हमारा? टू प्रोवाइड फॉर सर्टेन बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज ऑफ फैक्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट टू देयर डिपेंडेंट्स in case of sickness, maternity and employment injury and to make provisions for related matters। इन सबके केस में उन्हें रिस्क कवर करना और उन्हें इम्पोर्टेंट जो प्रोविजंस हैं उनके रिगार्डिंग जो बनाना वो सारी। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रमोट एंड मेजर फॉर हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ इंश्योर्ड एम्प्लॉयज की जो हमारे इंश्योर्ड एम्प्लॉयज हैं उनकी हेल्थ और वेलफेयर के लिए ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करना। Intervene for the rehabilitation and reemployment for disabled or injured कि जो भी हमारे हैं डिसेबल पर्सन हो जाते हैं, जो हमारे रिहेबिलिटेशन कैंप में जाते हैं, उनके बाद उनके लिए प्रॉपरली रीएम्प्लॉयमेंट की कैसे हम कर सकते हैं कोशिशें, उन सब के बारे में ध्यान रखना। टू अपॉइंट इंस्पेक्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट, इस एक्ट के लिए जो भी इंस्पेक्टर्स हैं, जो सारी गाइडलाइंस जो भी प्रोविजंस हैं उन्हें देखेंगे, चेक रखेंगे कि प्रॉपरली फॉलो हो रही है या नहीं, उन सब के बारे में उन्हें अपॉइंट करना। टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट वेरिफिकेशन की अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी रहेगी एम्प्लॉयर की और कैसे उसे बेनिफिट वेरिफिकेशन की जा सकती है। नेक्स्ट है इसके अंदर एप्लीकेबिलिटी ऑफ ESI एक्ट की कहाँ ये एप्लीकेबल है। Under Section 2, Subsection 12, the Act is applicable to the factories employing 10 or more persons, irrespective of whether power is used in the process of manufacturing or not। कि जैसे हमने फैक्ट्रीज की हमने जब डेफिनेशन की थी तो हमने 2 बेसिस में डिफाइन किया था कि विद द एड ऑफ पावर और विदाउट द एड ऑफ पावर। तो लेकिन इसमें क्या है, अगर किसी भी फैक्ट्री जो भी फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं, हमारी फैक्ट्री की डेफिनेशन के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट आ जाती है उनमें 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो ये एक्ट उन सब पे एप्लीकेबल है, वेदर वो पावर से विद द एड ऑफ पावर काम कर रहे हैं या विदाउट द एड ऑफ पावर कर रहे हैं। फिर अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, द स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टू शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमास इंक्लूडिंग प्रीव्यू थिएटर, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एंड न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सन। मींस इसके अंदर हमारा ये सारा एरिया कवर हो जाता है, चाहे शॉप्स है, एस्टैब्लिशमेंट है, सिनेमा हाउसेज हैं, थिएटर रूम्स हैं, कुछ भी हैं, ये सारे इसके इस एक्ट के अंदर हो जाते हैं। ये एक्ट उन सब पे एप्लीकेबल है जहां पर इन सब जगह पे 20 या 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। फर्दर इन सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, द स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टू प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सन इन सर्टेन स्टेट्स। कुछ जगह पर जहां पर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं या हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, वहां पर भी हमारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल है। सिलेक्टेड PSUs मींस पब्लिक सर्विस यूटिलिटीज, उनमें भी ये जो सिलेक्टेड हैं
पर्टिकुलर मेंशन है हमारे इस एक्ट के अंदर, उन सब पे भी ये एक्ट हमारा एप्लीकेबल है कि इस एक्ट की सारी प्रोविजंस उन सब पर लागू होती है, उन सबको ये फॉलो करनी पड़ेगी। फिर है एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, हमने पढ़ लिया कि किन किन जगह पर एक्ट एप्लीकेबल है, अब है किन जगह पर ये एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आ रहा है सीजनल फैक्ट्रीज। सीजनल फैक्ट्रीज की डेफिनेशन हमने फैक्ट्रीज एक्ट में भी की थी, इसमें भी है सीजनल फैक्ट्रीज engage exclusively in any of the activities like cotton ginning, cotton or jute pressing, decoration of groundnuts, manufacturing coffee, indigo, flag, means इन सब में जो कोई काम कर रहे हैं और इन such other processes activities specified by the state government, ये सब चीजें इनमें से कोई भी काम अगर किसी फैक्ट्री में हो रहा है सीजनल फैक्ट्री में, तो ये एक्ट वहां पर एप्लीकेबल नहीं है। The factory is exempted as seasonal from the provisions of the act, मीन्स सीजनल फैक्ट्रीज में हमने ये सब चीजों के नेम लिए हैं कि कॉटन का है या किसी का है, लेकिन कुछ फैक्ट्रीज को सीजनल फैक्ट्रीज की डेफिनेशन में से इंक्लूड किया गया है कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स को, तो वो कौन कौन सी है? माइंस, रेलवे रनिंग शेड्स, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज और एस्टैब्लिशमेंट्स लाइक इंडियन नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स, अदर गवर्नमेंट नोटिफाइड एग्जम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स। मीन्स इन सबको ये सब सीजनल फैक्ट्रीज में से हमने एक्सक्लूड कर दी है और बाकी सारी सीजनल फैक्ट्रीज पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इन सब पे है क्योंकि हमने इन्हें सीजनल फैक्ट्री की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया इस एक्ट के अंदर, और ये हमारे नॉर्मल उसके अंदर आ रहे हैं एक्ट के अंदर, जिसके अंदर ये एक्ट उन पे एप्लीकेबल है। फिर हमारा है ESI कॉन्ट्रीब्यूशन शेयर, जो हमारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का शेयर होता है कॉन्ट्रीब्यूशन का, वो कैसे होता है? इसमें एम्प्लॉयज ESI कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1.7% ऑफ ग्रॉस सैलरी, कि जितनी भी उसकी ग्रॉस सैलरी होती है, ग्रॉस सैलरी मीन्स टैक्सेशन की उसमें वैल्यूएशन से पहले जो हमारी सैलरी होती है वो ग्रॉस सैलरी होती है, उसका 1.7% जो है हमारा शेयर वो ESI कॉन्ट्रीब्यूशन में चला जाता है, और एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है 4.7% ऑफ ग्रॉस सैलरी, कि जितनी भी एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी होती है इसका 4.75% जो हमारा शेयर है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के अंडर। इसमें टोटल ESI कंट्रीब्यूशन हमारी हो जाएगी 6.5% ऑफ ग्रॉस सैलरी, कि मीन्स हम प्रॉपरली उसे इतनी अमाउंट अलग रखेंगे इंश्योरेंस बेसिस। फिर है कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट एंड ड्यू डेट, कि कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट कब होगी और उसकी ड्यू डेट कब आएगी। The amount of contribution is to be deposited with the authorized bank through online generated challan on or before 21st day of the succeeding month following the calendar month, कि means अगर कोई भी हमारा succeeded month है तो previous month जो भी हमारा कैलेंडर जो महीना चल रहा है उसका जो भी नेक्स्ट मंथ आ रहा है उसके 21st से पहले ई चलान के थ्रू मीन्स ऑनलाइन जनरेटेड चलान जो है उसके थ्रू उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए, जो अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो डिपॉजिट हो जानी चाहिए। Contribution can also be submitted online by selecting online payment option during payment of contribution. The process will take the payment page of SBI corporate banking login. To complete the payment and same will be completed in few minutes. कि मीन्स सारी पेमेंट वगैरह हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इसके अंदर जो भी हमने कंट्रीब्यूशन देना है, जो भी डिपॉजिट करवाना है ऑनलाइन हो सकता है SBI जो कॉर्पोरेट बैंकिंग के थ्रू, और इसमें हमने लॉग इन करके हम इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं और वो भी कुछ मिनट्स के अंदर। If the employee is drawing up to ₹70 as daily average wage, he is exempt from payment of his share of contribution. He means अगर कोई एम्प्लॉय है वो 70 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंगली अगर विड्रॉ कर रहा है तो उसमें से ये रिडक्शन नहीं होगी, वो एग्जाम्प्ट है इस कंट्रीब्यूशन में अपनी शेयर के लिए। लेकिन जो एम्प्लॉय है उसका 4.75% उसकी ग्रॉस सैलरी का वो कंट्रीब्यूट करेगा, वो अपनी सैलरी से एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर वो 70 रुपीज एज ए डेली एवरेज वेज वो निकालते हैं। The employer is however to pay employee share of 4.7% of the salary received by the employee. Employer को employee का वो gross salary का शेयर देना ही पड़ेगा। The state government bears 1/8 share of expenditure on medical benefits with the per capita ceiling of ₹1200 per IP family per annum and all additional expenditure beyond the ceiling. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 1/8 शेयर हर साल बेयर करती है जो हमारे पर कैपिटा इनकम सीलिंग ऑफ ₹1200 जो हमारी है उसके अकॉर्डिंगली वो 1/8 शेयर जो है बेयर करती है हमारे स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है इसमें कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट पीरियड, हमने इसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं
कि एम्प्लॉयर्स कवर्ड अंडर द एक्ट आर रिक्वायर्ड टू पे द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्कीम ऑन अ मंथली बेसिस, कि हमें हर मंथ के मंथ से कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा एम्प्लॉयर्स को। There are 2 contribution periods, each of 6 months, and 2 corresponding benefit periods also of 6 months duration as period. Contribution period first April से 30 September, 1 October से 31 March, 6 months के अकॉर्डिंगली हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और जो बेनिफिट पीरियड्स होते हैं वो हमारे 1 जनवरी से 30 जून तक होते हैं और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक होते हैं। ये हमारे बेनिफिट पीरियड्स के अंदर आएंगे, ये भी 6 months के अकॉर्डिंगली डिवाइड होते हैं। At an average, the ESI Corporation makes 40 lakhs individual payments each year, amounting to about 300 crores as cash benefits. It means cash benefits के तौर पर हर रोज एवरेज 40 लाख इंडिविजुअल के लिए पेमेंट्स होती है, तो 300 करोड़ रुपीस के इक्विवेलेंट है। इतनी पेमेंट ESI हर रोज कर रही है ऑन एन एवरेज, कि 300 करोड़ रुपीस को वो कैश बेनिफिट्स दे ही रही है हर रोज हमारे एम्प्लॉइज को। फिर है ESI स्कीम टुडे, आज कौन कौन सी ESI स्कीम्स जो है हमारी चल रही है इस टाइम। कवरेज इन इंडिया, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि किस किस जगह पर इसकी कवरेज है, कितनी जगह ये कवर किया हुआ है। ये नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कवर 29, नंबर ऑफ इम्प्लीमेंटेड सेंटर्स 787 हमारे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1.39 करोड़ एम्प्लॉइज जो हमारे हैं, यानी 1 करोड़ 39 लाख एम्प्लॉइज इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर कवर हो रहे हैं। नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन फैमिली पर फैमिली यूनिट्स हमारे हैं 1 करोड़ 43 लाख हमारे इसमें है। नंबर ऑफ इंश्योर्ड वुमेन है हमारे 26 लाख। नंबर ऑफ बेनिफिशियरी है 5.55 करोड़ यानी 5 करोड़ 55 लाख। नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स कवर्ड इसके अंदर है 4 करोड़ 6 लाख जो हमारे हैं एम्प्लॉयर्स भी इसके अंदर कवर्ड है। ये हमारी कवरेज है पूरी इंडिया की। ESI कितने एरिया को उसने किन किन फील्ड्स में कितने कितने एम्प्लॉय कितने लोगों को कवर किया हुआ है। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया की, कितने कितनी जगह पर ये एस्टैब्लिशमेंट इसकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना शेयर है इसका। नंबर ऑफ रीजनल, सब रीजनल और डिविजनल ऑफिसेज है 52 ऑल ओवर इंडिया। नंबर ऑफ ब्रांचेस और पे ऑफिसेज है 798। नंबर ऑफ ESI हॉस्पिटल्स है 148 ऑल ओवर इंडिया की। ये बात हो रही है कि ESI जहां जहां कवर किया हुआ है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कितना है। फिर नंबर ऑफ हॉस्पिटल एनेक्सेस 42, टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स है हमारे 27,739 हमारे हॉस्पिटल बेड्स हैं जो ESI स्कीम के अंदर ही ऑपरेट हो रहे हैं, उसके अंदर ही वो एप्लीकेबल है। फिर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वो हमारे 8,925 स्पेशलिस्ट हैं हमारे पास। नंबर ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ है 45,000। ये स्टाफ की बात हो रही है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ESI स्कीम के अंदर हमारे पास इंडिया में ये अवेलेबल है। At an average, the ESI Corporation makes 40 lakh individual payments each year amounting to rupees 300 crores through its widespread network of branch offices in implemented areas. It means 40 lakhs जैसे हमने पहले भी किया था कि 300 करोड़ रुपीस की एट एन एवरेज पेमेंट हर रोज हो रही है हमारे बेनिफिशियरीज को थ्रू द ब्रांचेस जो हमारे ऑल ओवर इंडिया फैली हुई है। तो आज के लिए हमने एक्ट में इतना ही किया है। आप धीरे धीरे से इसे पढ़ेंगे तो आपको इजीली अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है। अभी तक आपको एक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आर में भी आप इसके बारे में पूछ सकते हो। नोट्स भी साथ के साथ अटैच किए जा रहे हैं, अगर आपने प्रीवियस नोट्स अभी तक नहीं देखे तो आप लिंक में जाकर उसे देख सकते हो, वो भी अटैच हो चुके हुए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसके बारे में जरूर पूछो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।